तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 9 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो डेली मेंस का आंसर राइटिंग है वो शुरू हो गया है। तो आई होप कि आप लोग पहले की तरह ही कोऑपरेट करोगे और पहले की तरह ही तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ स्कूल मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाने के बाद में मैं आंसर तो तैयार नहीं कर पाई, बट ये आंसर जो है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। ये हमारी फैमिली के मेंबर है गजेंद्र सर, जिनका आंसर मैंने आपके साथ पहले भी एक दो बार शेयर किया है। तो इन्होंने जो बीच का एक महीना तो नहीं, 25 दिन होंगे, 20-25 दिन जब मैंने आपके साथ में आंसर राइटिंग शेयर नहीं किया, तो इन्होंने मुझे कई आंसर लिख के भेजे और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये पहले से जॉब में है, आर्मी की जॉब कर रहे हैं और वहाँ से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और उसके बाद में ये एक्स एक्स सर्विसमैन में आके ऑफिस मतलब आरएस का जो तैयारी करेंगे। और आप इनकी लगन देखिए कि आप ये जॉब करते हुए अभी से मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और आप लोग जो फ्री हो, अभी कॉलेज में हो, है ना, वो लोग इतना डेडिकेट नहीं होंगे जितना ये डेडिकेट है। इन्होंने मुझे कई आंसर भेजे, तो आप सोचो कि ये कहाँ होंगे, क्या ड्यूटी कर रहे होंगे, क्योंकि फ़ौज की ड्यूटी बहुत ईजी नहीं होती है। और वहाँ पे भी ये तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ लगातार टच में भी है मेरे। और ये आंसर मुझे कई बार मेल करते हैं और इनकी मतलब शुरू के आंसर और अब के आंसर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और हमेशा से बहुत अच्छा लिखते हैं और मुझे इनकी राइटिंग जो शुरू में इतनी अच्छी नहीं लगी थी, अब इन्होंने राइटिंग में भी बहुत सारा सुधार किया है। तो आप सोचिए, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अगर ये मेंस तक पहुँच गए ना तो सिलेक्शन पक्का मानिए, है ना। तो इनकी तैयारी देखिए आप। तो ऐसे लोग हमारे लिए एक प्रेरणा जैसे होते हैं। आप लोग जो नए हो इस फील्ड में, तो इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए हमें कि देखो पहले से जॉब कर रहे हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश को सर्विस दे रहे हैं, फिर भी एक नए लक्ष्य की तरफ इतने डेडिकेशन से लगे हुए हैं। तो हम सब के लिए आइडियल पर्सन होते हैं ये। तो सबसे पहले सर आपके डेडिकेशन को सैल्यूट। और बहुत ही अच्छे आंसर राइटिंग करते हैं। तो मुझे आज टाइम नहीं मिला था, तो मैं इन्हीं का आंसर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, हिस्ट्री से मुझे इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। और दोस्तों आप मेंस का पेपर उठा के देखोगे ना, तो हिस्ट्री में कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं, है ना। तो जैसे कि अकबर की दीन इलाही की नीति क्या थी, अकबर ने कौन से धार्मिक सुधार किए थे, है ना। तो यही सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके मतलब इन्होंने जो कारण लिखे थे बिल्कुल करेक्ट लिखे थे और बहुत ही अच्छे से 100 शब्दों में इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग भी ऐसा ही आंसर तैयार करना देख लेते हैं। भारत में 1526 में, इंट्रोडक्शन देखिए इनका बहुत ही अच्छा है। भारत में 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव डाली, जो 1857 बहादुर शाह जफर तक रही। तो एक लाइन में इन्होंने जो मुगल साम्राज्य है उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी कि 1526 में बाबर आया था, उसने शुरुआत करी थी, और 1857 बहादुर शाह जफर में मुगल साम्राज्य खत्म हुआ था। मुगल साम्राज्य में अकबर का काल स्वर्णिम काल कहा जाता है। ओब्वियसली दोस्तों ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें और बाबर और अकबर का नाम नहीं ले, तो मुगल साम्राज्य हमारा अधूरा है। तो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अकबर ने ही किया। मुगल साम्राज्य में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात पतन शुरू हो गया, जिसके निम्न कारण थे। तो 1526 में बाबर से शुरुआत हुई, बहादुर शाह से खत्म हुआ, अकबर का काल स्वर्ण काल कहा गया, और औरंगजेब की जो नीतियाँ थी और उनके बाद में दोस्तों इनका पतन शुरू हो गया। तो कितने ही अच्छे से शब्दों में, प्यारे से शब्दों में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। ऐसा ही इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा। और देखिए अंडरलाइन भी कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि मतलब मैं आपको बताती थी, बिल्कुल मतलब ये फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मुझे सच में ऐसे डेडिकेशन देख के ऐसे लगता है कि भाई मतलब इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग भी इसी तरह से तैयारी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है। वैसे ही सेम इन्होंने भी मार्क किया है कि जो भी हाईलाइट किया है इन्होंने, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही आपको भी तैयार करना है। आप अभी जितने सुंदर कॉपी में लिखोगे ना दोस्तों, मेंस की कॉपी भी इतनी सुंदर होने वाली है। आप ऐसे सोचोगे ना कि अभी तो ऐसे ही लिख लेते हैं, मेंस में अच्छे लिख देंगे, हमारी राइटिंग वैसे ही बनती जाती है। अभी अगर सुंदर लिखोगे तो वहाँ भी उतने ही सुंदर लिखे जाएंगे और हमें जोर और नहीं आएगा। आप सोचोगे यहाँ क्या अंडरलाइन करेंगे, वहाँ ही कर देंगे, फिर वहाँ एक्स्ट्रा टाइम लेता है। अगर यहाँ से ही आप अंडरलाइन करना सीख जाओगे ना, तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं लगेगा आपको, ठीक है।
तो दोस्तों शासन का केंद्रीयकृत होना, पहला रीजन उन्होंने बताया शासन का केंद्रीयकृत होना। मुगल साम्राज्य में शासन व्यवस्था केंद्रीयकृत थी, जो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में अयोग्य शासकों के शासक बनने से शासन व्यवस्था चरमरा गई और धीरे धीरे अनेक राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जैसे कि मैसूर, अवध, बंगाल, जिससे साम्राज्य के राजस्व भी कम मिलने लगे और इसका प्रभाव अन्यत्र भी साफ दिखने लगा। तो पहला रीजन है कि शासन केंद्रीकृत था। तो पहले केंद्रीकृत था वो तो ठीक था कि क्योंकि शासक अच्छे थे, लेकिन दोस्तों औरंगजेब के बाद में क्योंकि शासक नालायक होने लगे और केंद्रीकृत मतलब शक्ति भी उनके पास ही थी, तो ऑब्वियसली फिर अगर शासक लायक नहीं है और सारी शक्ति भी उसी में केंद्रित है ना, तो फिर शासन व्यवस्था चरमराएगी। और यही हुआ कि 1707 के बाद में जैसे ही अयोग्य शासक बनने लगे और शक्तियाँ उनके पास में ही थी, तो क्योंकि फिर धीरे धीरे दोस्तों जो भी नीचे वाले राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने भी लग जाते हैं, और हुआ भी यही। मैसूर, अवध और बंगाल इत्यादि स्वतंत्र हो गए, और ये जैसे ही स्वतंत्र होंगे दोस्तों तो और लोगों को भी तो प्रोत्साहन मिलता है। अगर एक राज्य किसी बड़े राज्य में से अलग हो गया, दूसरे भी उसको देख के अलग होगा, और फिर उनका राजस्व भी तो कम हो जाएगा। राजस्व कम होगा तो पैसा कम होगा, पैसा कम होगी तो सैनिक व्यवस्था कम होगी, और सारी व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगेगी। तो पहला रीजन तो शासन व्यवस्था का केंद्रीकृत। दूसरा दोस्तों मनसबदार व्यवस्था, जो मुगल साम्राज्य की पहचान थी, उनकी मनमानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे अयोग्य शासकों द्वारा सत्ता संभाली जाने लगी, तो दरबार के मनसबदारों को उनके अधिकार और उचित सम्मान न मिलने से उन्होंने मनमानी वसूली शुरू कर दी, जिससे मुगल साम्राज्य को अत्यंत नुकसान पहुंचा। दोस्तों होता क्या, पहले मनसबदार जो थे, देखो मान सिंह सबसे ज्यादा मनसबदार था, करण सिंह था, राय सिंह थे, है ना, ये मनसबदार थे जैसे मुगल साम्राज्य के, और उन्होंने मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छे से लेकर भी चला, क्योंकि उस टाइम पे शासक बड़े अच्छे थे, है ना। तो जैसे कि अकबर होर ने कितना, अब उनमें दम था, इसलिए मनसबदार भी उनका अधीन रहते थे। अब अगर शासक ही अयोग्य आने लगे, उनका शासन पर ध्यान ही नहीं है, तो मनसबदार ऑब्वियसली मनमानी करने लगेंगे, और ये लोग मनसबदारों को भी सम्मान नहीं देते थे, और उनको सम्मान नहीं देने से फिर मनसबदारों ने भी मनमानी करना शुरू कर दी, और जो एक टाइम पे जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ हुआ करते थे, वही मुगल साम्राज्य का पतन करने लग गए। तो दूसरा मनसबदारों की मनमानी हो गई। तीसरा दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता वाली नीतियां भी बहुत बड़ा रीजन है कि औरंगजेब से ही तो शुरू हुआ था मुगल साम्राज्य का पतन। तो औरंगजेब ने अकबर की सर्वधर्म की नीति को उलट दिया। उन्होंने कुरान को शासन का आधार बनाया, यहाँ तक कि खुद संगीत प्रेमी था, लेकिन सम्राट बनते ही संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब द्वारा उलेमाओं को तवज्जो दी गई और शासन को वो प्रभावित करने लगे। औरंगजेब ने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जिससे आमजन में आक्रोश फैला। दोस्तों अगर हमारा जो भारत देश है वो हमेशा से हिंदू देश रहा है, मतलब हिंदू देश नहीं रहा है, लेकिन हिंदू जनसंख्या यहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में रही है। फिर धीरे धीरे दोस्तों मुस्लिम लोग आने लगे और कुछ जनसंख्या यहाँ पे मुस्लिम भी हो गई। अगर हमारा शासक मुस्लिम है तो चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर समझदार है तो उसे हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक लोग मुस्लिम हैं। और अकबर जैसे और बाबर जैसे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, और इसीलिए अकबर ने सर्वधर्म संभाव की नीति चलाई थी, दीन इलाही धर्म चलाया था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार किया गया था। और एक शासन तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपने सारे नागरिकों को एक साथ लेके चलेगा। लेकिन जो औरंगजेब था दोस्तों, वो अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर था। उसने हिंदुओं के साथ में दुराचार किया और उन्होंने कुरान को शासन का आधार बनाया। खुद संगीत प्रेमी था, लेकिन उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो उलेमा थे दोस्तों, जो मुस्लिम धर्म के उलेमा थे, उनको तवज्जो देना शुरू कर दी। और किसी भी धर्म के दोस्तों, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मस्जिद के उलेमा हो, चाहे वो पादरी हो, कोई भी हो, अगर उन्हें इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, धीरे धीरे वो गलत राय ही देंगे, अपने ही धर्म का प्रभाव बढ़ाएगी और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब ये चीज़ होने लगती है, फिर है ना शासन खत्म होने लगता है, जनता में उनके प्रति आक्रोश बढ़ने लगता है, विरोध बढ़ने लगता है, और जब मौका मिलता है तभी क्रांति भड़क जाती है। और औरंगजेब की इन नीतियों से भी मुगल साम्राज्य पर गलत असर शुरू हो गया। ठीक है, आगे चलकर उत्तराधिकार का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। मुगल शासकों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यह ज़्यादा ही बढ़ गया, जब दरबार में अनेक गुटों का उद्भव हो गया, जैसे कि तुर्रानी गुट, ईरानी गुट, निज़ामी, सैयद बंधु इत्यादि। अब शासक वो ही बनेगा जिसका गुट ताकतवर होगा। जैसे सैयद बंधु की गुट की सहायता से फर्रुख सिंह ने सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। यह ऐसा समय था जब दरबार षड्यंत्रों से गूंज रहा था और उनके
और कौन किसके विरुद्ध क्या षड्यंत्र करेगा, है ना। तो दोस्तों हुआ ये था कि जब तक देखो शासक शक्तिशाली होता है ना, ऐसे कोई गुट बनते भी हैं तो वो मतलब कुछ उखाड़ नहीं सकते शासक का, है ना। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जब शासक कमजोर होने लगता है, उत्तराधिकार के संघर्ष बढ़ने लगते हैं। और उत्तराधिकार के संघर्ष औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो ये संघर्ष बढ़े तो शासन में कई तरह के गुटों का उदय हो गया। और ये गुट जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे। जैसे कि फर्रुखसियर ने दोस्तों सैयद बंधु गुट की सहायता से राजा बना था। अब सैयद बंधु गुट जब तक उसके साथ है वो राजा रहेगा, जिस दिन सैयद बंधु गुट हट जाएगा वो भी हट जाएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों फिर बड़े बड़े षड्यंत्र होने लगते हैं और शासन अस्थिर होने लगता है। और सेम मुगल साम्राज्य के साथ भी ऐसा होने लगा, जो उनके पतन का एक कारण बना। यूरोपियन कंपनियों का आगमन, आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का जब अंत होने लगा तब यूरोपियन कंपनी आ गई थी। 1600 ईस्वी में भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन शुरू होता है और वो भारत में हो रहे मुगल साम्राज्य के घटनाक्रम को देख रहे थे। और जैसे जैसे उनको मौका मिलता गया वो व्यापार से अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे, चाहे वो फर्रुखसियर का शाही आदेश हो या फिर इलाहाबाद की संधि। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पेंशन पर रंगून भेज दिया और पूर्णतः मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। दोस्तों जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, यही वो टाइम था कि अंग्रेज हमारे देश में प्रवेश करे। तो शुरू में तो वो अंग्रेज बहुत चतुर थे। शुरू में तो वो व्यापार करने के बहाने आए थे, लेकिन वो अपने देश की पूरी शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से देख रहे थे। और जैसे ही उन्हें मौका मिला दोस्तों, वो व्यापार से राजनीतिक हस्तक्षेप में शुरू हो गए। और उन्होंने फर्रुखसियर का शाही आदेश, आगे चल के आपको पता ही है कि कलकत्ता में कितना हस्तक्षेप किया, इलाहाबाद की संधि की। और ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि जो बहादुर शाह जफर था उनको तो देश से निष्कासित ही कर दिया एक पेंशन पर, कि हम तुम्हें इतने पेंशन दे देंगे और आप देश से बाहर जाओ। और धीरे धीरे दोस्तों कि क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने लगी थी। अंग्रेज एक बाहरी ताकत के रूप में आए थे, धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई और मुगल साम्राज्य के पास में अब ऐसे शासक नहीं बचे थे कि वो देश को एकीकृत करके चल सके, इसलिए उनका पतन हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो गया। तो ये थे दोस्तों इनके रीजंस। तो बहुत ही अच्छे रीजंस है। हो सकता है इस बार मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं भी पूछा तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इसके आसपास हो सकता है पूछ लिया जाए। तो हमें बहुत मदद करेंगे ऐसे क्वेश्चंस हमारे आंसर राइटिंग में। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे साथ साथ सबसे पहले गजेंद्र सर को थैंक यू बोलिएगा और उनसे इंस्पिरेशन में लीजिएगा पढ़ने की। बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी थैंक यू गजेंद्र सर। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।